हेलो एवरीवन एंड वेलकम टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सो सभी का स्वागत है इस टॉपर स्टॉक के अंदर। स्पेशल टॉपर स्टॉक है और रीजन बीइंग कि दो सिस्टर्स ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो एक ही रात में रिजल्ट आया, दोनों का रिजल्ट आया और दोनों ने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। आप इमेजिन कर सकते हो पेरेंट्स के ऊपर क्या खुशी रही होगी, इन दो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या खुशी रही होगी। उसके साथ ही ऐसा नहीं कि खाली बस दो जेआरएफ आए हैं, उसके साथ ही एक फैमिली के अंदर एमआरएस पीजीटी भी आया है उसी वीक के अंदर। तो वो खुशी जो है मुझे लगता है डबल से ट्रिपल हो गई। तो उसी खुशी को हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, इनसे इनके बारे में जानेंगे कहाँ से आते हैं, क्या इन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, किस तरीके से टेस्ट सीरीज किया, मॉक टेस्ट किया, नोट्स पढ़े, पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी समझेंगे। ये हमारे पीजीटी की भी प्लस यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन की भी। सो मैं वेलकम करता हूँ सबसे पहले प्रज्ञा को और दीप्ति को। वेलकम। सो कैसे हो आप लोग? ठीक है। मुझे सबसे पहले बस ये बताओ कि सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब जब रात में रिजल्ट आया था। और रात में दो, मतलब मुझे लगता है रात में 2-3 बजे रिजल्ट आया था। सर 2 बजे 2 बजे। तो सबसे पहला रिएक्शन रिजल्ट तो 12 बजे आ गया था, वो ओपन नहीं हो रहा खुल था। नहीं रहा था। हाँ, तो वो पहले तो वो 2-3 घंटे की प्रोसेस थी बार बार ओपन करने की। फिर जब आया तो पहले खुला तो पहले एक का खुला तो था कि जेआरएफ हो गया, ठीक है, सब खुश थे। एक पहले किसे खुला और था? पहले मेरा खुला था। फिर उसके बाद सब खुश थे। फिर थोड़ी देर बाद इनका खुला तो फिर सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे याद है मेरा भाई बैठा था, वो तो उछल गया एकदम, अरे वाह दोनों लोगों का हो गया। तो इस तरह से काफ़ी खुश थे। तो डबल खुशी हो गई थी। हाँ, आप एक ही आपका रात। क्या रिएक्शन था पहले मुझे ये बताइए। सर हम लोग अलग अलग जगह पे थे। हाँ, मैं दीदी घर पे थी और ये थी। यहाँ पे थी। तो अच्छा। हाँ, हम लोग सब फोन से तो कनेक्ट सर थे। जग रहे थे, नींद तो आ नहीं रही थी। अब सब लोग बोल रहे थे कि सो जाओ, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तो दीदी सो रही थी उस टाइम पे। मैंने इनको कॉल किया कि दीदी आपका रिजल्ट खुल गया है। हाँ। तो ये बोलती अच्छा। तो मैंने, ये नींद में थी, मैंने बोला आपका जेआरएफ हो गया है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला आपका जेआरएफ हो गया। फिर ये खुशी कि अच्छा मेरा हो गया। तो फिर इन्होंने पापा को बताया। फिर सब लोग उठ गए थे। तो सर सब लोग खुश थे काफ़ी ज़्यादा। और फिर पापा ने पूछा कि तुम्हारा क्या रहा। तो मैंने बोला कि मेरा अभी तक नहीं ओपन हुआ है। तो फिर पापा ने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने इनका फ़ोन कट किया। फिर तब तक एक भैया ने रिजल्ट खोला था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं समझ गई थी कि अब शायद मेरा भी खुल गया है। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं एकदम कॉर्नर पे थी, क्योंकि मेरे 92 बन रहे थे। तो उन्होंने फिर बोला कि उन्होंने पहले व्हाट्सएप पे बोला कॉन्ग्रेचुलेसन। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया तो बोले कि मुझे लगा शायद नहीं हुआ है। तो वो एक होता है कि ठीक है, सिंपैथी देने के लिए कि अभी इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा वाला। तो फिर उन्होंने जब बोला तो फिर उन्होंने बोला जेआरएफ हो गया। तो मैं भी एकदम उछल गई कि मैंने कहा, मतलब लग नहीं रहा था कि इस बार होगा, क्योंकि हिंदी की कभी इतनी कम्फर्ट गई नहीं थी जनरल की। तो दो घर, एक घर के अंदर दो जेआरएफ। यस सर। और मतलब खुशी तो डबल हुई होगी, फिर वो ट्रिपल भी हुई क्योंकि आपका एमआरएस पीजीटी भी है उसी वीक के अंदर। फिर 3 दिन तो बाद तब क्या रिएक्शन था? तब हम 3 जगह पे थे। मैं घर पे थी, ये दिल्ली थी, और मम्मी मेरी नानी के घर थी। तो तब तो फिर एकदम पूरी रात हमने सबको जगाया, नानी के यहाँ भी, सब जगह। उसका भी रात को नहीं रिजल्ट आया था हाँ, क्योंकि उसका भी एग्जाम एनटीए नहीं कराया, तो एनटीए का रात को रिजल्ट का। तो उसका क्या रिएक्शन था? क्योंकि वो तो जेआरएफ तो ये होता है कि आपको पीएचडी परस्यू करनी है, उसके बाद स्कॉलरशिप शुरू होगी। लेकिन ये हमारा पीजीटी निकालना मतलब जॉब मिल गई है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, आपको पढ़ाना है बस अब सीधे जाके। अच्छा, पहले मैंने खोला उसको तो मैंने सोचा मैं किसी को पहले खुद चेक कर लेती हूँ हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सब पहले ही खुश थे जेआरएफ की वजह से। मैं नहीं हुआ होगा तो अभी नहीं बताऊंगी कि नहीं हुआ है, रिजल्ट आ गया। मैंने उसमें अपना रोल नंबर डाला, उसमें आ गया। तो पहले मुझे ही नहीं लगा कि हो गया। फिर मैंने दोबारा देखा डाल के, तो था उसमें मेरा रोल नंबर। उसमें क्या था, नाम मेंशन नहीं था, सिर्फ उन्होंने लिस्ट दी थी रोल नंबर की जो सेलेक्टेड कर ली। पहले बिलीव नहीं हुआ था कि पहले मेरा मुझे आएगा। नहीं हुआ, क्योंकि जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके 10 दिन बाद ही उसका एग्ज़ाम था ईएमआरएस का। तो मैंने बस जो सिलेबस सेम था ऑलमोस्ट, तो जो एक्स्ट्रा था, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री एक्स्ट्रा थी, करंट अफेयर और कंप्यूटर वगैरह, तो वो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा था उन 10 दिन में। तो मुझे लगा होगा तो हो जाएगा, एग्ज़ाम दे आते, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो वो क्योंकि हिस्ट्री उसमें काफ़ी थी, तो 80 क्वेश्चन उसमें हिस्ट्री के ही थे, तो वो मेरे काफ़ी हो गए उसमें, ठीक। तो फिर अच्छा था। फिर मैंने पापा को बताया, तो सबसे पहले फिर उन्होंने सबको फ़ोन किया, देखो हो गया। जो खास करके जब रिश्तेदार फ़ोन करते रहते हैं ना कि नहीं हो रहा है, कि क्या है, अभी तक पढ़ रही हैं ये वो, तो सबसे पहले उन्होंने 1-2 लोगों को, रात में 11 बज रहे थे शायद, उन्होंने सबको 1-2 लोगों को फ़ोन कर दिया कि देखो हो गया है। तो फिर वही था देखो जेआरएफ भी हुआ है, पीजीटी भी हुआ है, हाँ। और हमारी बेटियों ने नाम रोशन कर दिया सबका, तो अब चुप हो जाओ। हाँ? चुप हो जाओ तो खैर क्या ही वो, जो मतलब हम लोग को लगता है ना, पर जो लोग उनसे कहते हैं उनके लिए तो बहुत रेस्पेक्टफुल सब होते हैं। तो उनको उस खुशी में ही उन्होंने कॉल किया था उधर, तो कि भाई हो गया है भैया, आप टेंशन नहीं है अब। चलिए यही बहुत था। बढ़िया। बिग कांग्रेचुलेशन आपको जेआरएफ के लिए, प्लस आपको पीजीटी के लिए भी। तो बिग कांग्रेचुलेशन। अब मुझे आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में समझाइए, आप कहाँ से आते हैं और कहाँ से आपने स्कूलिंग की, और फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर जेआरएफ। सर यूपी के कासगंज से आते हैं हम लोग। और मैंने अपनी स्कूलिंग नवोदय से की थी 12th तक, और 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
ग्रेजुएशन भी पोस्ट ग्रेजुएशन भी। और उसके बाद प्रिपरेशन की थी मैंने आपसे ही प्यार पड़ा था, आपने PYQs और सब कोचिंग की थी मैंने आपसे, और उसके बाद अब सेल्फ कुछ उसी से हो उसके बाद सेल्फ स्टडी किया, Self ठीक है। study किया। आपने? सर मैंने स्कूलिंग अपनी कासगंज से ही की थी और मैंने मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों अपने ये दिल्ली विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय की से थी। और मेरा ग्रेजुएशन था अरविंदो कॉलेज से और मास्टर्स था कमला नेहरू कॉलेज से। जी सर। तो आपका हिंदी लिटरेचर, आपका हिस्ट्री, तो आपने हिस्ट्री मतलब ये बड़ी है तो आपने हिस्ट्री क्यों नहीं किया? आपने हिंदी लिटरेचर क्यों किया? आपको हिंदी सर में जिस इंटरेस्ट था? टाइम पे मेरा ये था कि मेरे पास 12th में PCM था, तो Okay. घर वालों का ये था कि भाई IIT में जाओ, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं था, मतलब तैयारी इस लेवल की नहीं थी, तो नहीं हुआ था। NIT मिल रहा था पर IIT नहीं मिला था। तो फिर जब ड्यू में फॉर्म भरा था तो सेकंड कट ऑफ में मुझे हिंदी लिटरेचर ही मिल रहा था, तो फिर घर वालों ने कहा कि यही ले लो, मतलब स्पेशली पापा ने बोला कि ये ले लो, कोई बात नहीं है, इसमें भी आगे जाके स्कोप है, PhD कर लिया। तो सबसे पहले उन्होंने ही मुझे बोला था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर अब एडमिशन ले लिया था। और उस टाइम पे ये मुझे पता नहीं था कि एडमिशन लेने के बाद किसी और उसमें भी जाके कोर्स में जाके एनरोल कर सकते हैं, मतलब कि एक एडमिशन कैंसिल होकर ड्यू के दूसरे में भी ले सकते हैं, वो मुझे पता नहीं था। तो मेरा सेकंड कट ऑफ में हिंदी में हुआ था, तो मैंने उसी में ही रखा था फिर सर। ठीक है, तो आपको हिंदी लिटरेचर भी पसंद आया हाँ सर, और सब आप- मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें सर। और आपको हिस्ट्री पसंद आया, आपने हिस्ट्री कंटिन्यू किया? हाँ, हिस्ट्री सर, हिस्ट्री मुझे इतना पसंद था कि 10th के बाद मैंने साइंस नहीं ली थी हिस्ट्री की वजह से, मैंने आर्ट्स ली थी। और फिर आपने हिस्ट्री थ्रू आउट पढ़ाया? हाँ, हिस्ट्री ही पढ़ा है मैंने। इस हिस्ट्री का क्या था कि मैंने जब 7th की प्रिपरेशन की थी तो मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री ही था। तो मतलब हिस्ट्री का तो था कि मुझे हिस्ट्री, मेरे एक सर थे भगत सिंह सर नवोदय में, तो वो उनकी जो पर्सनैलिटी थी तो थोड़ी वो मतलब जैसे जो सोशल साइंस के टीचर होते हैं ना, वो हमें पढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें बताती रहती है, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर थी। अभी तो वो शायद प्रिंसिपल है किसी नवोदय में पर। चलो बहुत बढ़िया। तो आप भी अब जाके बनोगे, अभी टीचर ही बनोगे सीधे आप भी हमारे हाँ सर, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था जब उन्हें पता चला था, तो उन्होंने मुझे बोला था फ़ोन करने को। एक दफ़ा मैंने उन्हें फ़ोन किया पर वो हो नहीं पाया कनेक्ट। अच्छा, मेरा सवाल आपसे अभी है, आपके पास JRF भी है और आपके पास CMRS PGT भी है, तो आप चूज क्या करोगे? सर अभी तो सर जॉब चूज़ कर रहे हैं। अभी आप MRS PGT की तरफ जाओगे, लेकिन आपने ये कहा था सर बाद में मुझे PhD वगैरह करनी है और PhD करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तो सर नेट तो मेरा पिछली बार भी हो गया था, तो उसके तो मैंने फॉर्म भरे थे जितने भी अभी, मतलब जैसे राजस्थान का था वो भी भरा था, इसका एग्जाम भी दिया था, और जो निकलेंगे वो भरूंगी मैं, वो तो उस टाइम तो करना ही है, लेकिन अभी पहले थोड़ा जॉब भी। पहले जॉब और फिर उसके बाद आप उसके बाद JRF भी PhD वगैरह, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मोटिवेशन, आपके दोनों के पीछे मोटिवेशन? सर मेरे तो मम्मी पापा ही रहे हैं। मोटिवेशन मम्मी पापा नहीं दिया आपको? तो आपके पेरेंट्स ने बोल दिया था कि आपको PhD करनी है हाँ सर। 12th के अंदर ही? हाँ सर, और सर मैं जब पढ़ती थी तो मैंने टेबल पे बकायदा उनका फोटो लगाया हुआ है और अपनी पूरी फैमिली का भी फोटो लगाया हुआ है। तो जब भी मुझे लगता था कि आज ज़्यादा पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ती हैं, तो फिर मैं हमेशा उनको देखती थी, मतलब वो स्माइल करता हुआ फोटो, तो मुझे लगता था कि इन लोगों ने जब भेजा है तो सर कुछ तो करना चाहिए। तो सर इस वजह से। और आपके पीछे क्या मोटिवेशन? सेम सर, मेरा क्या था कि सिविल करना था मुझे, वो एक तो वही था, पर उसका हो नहीं पाया, मतलब मैंने 1-2 अटैम्प्ट दिए, तो मैंने सोचा कि पहले क्योंकि कुछ हो जाता है तो कहीं जॉब वगैरह उसके बाद देखेंगे। तो फिर पापा ने, ये था कि हमारी फैमिली में लड़कियां, मतलब हम लोगों से पहले किसी ने बाहर भेज के नहीं पढ़ाई हैं, तो वहीं आसपास पढ़ा के, तो मेरे पापा ने सबसे पहले, क्योंकि मैं बड़ी थी तो मुझे भेजा था, तो उन्हें बहुत सुनना पड़ा था आसपास लोगों से। तो मैं मतलब यही सोचती थी कि जब इन्होंने मेरी वजह से इतना सुना, उन्होंने हम तक बहुत सारी चीज़ें आने ही नहीं दी जो उन लोगों ने सुनी, तो मुझे लगता था कि जब वो इतना हमारी वजह से सुन रहे हैं और यहाँ से हम ऐसे वापस नहीं जा सकती कि सिविल नहीं होगा तो चलो कुछ और होगा उसी तरह, लेकिन होगा तो कुछ ना कुछ करके होगा जरूर, फाइनली हो गया। सो अब मैं आपसे आपकी UGC नेट जर्नी के बारे में पूछता हूँ। और मोटिवेशन आपने मुझे बता दिया, अपने बैकग्राउंड वगैरह सब बता दिया, बहुत अच्छा लगा जान के। अब मैं आपकी UGC नेट की जर्नी के बारे में पूछता हूँ। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? मतलब पेपर 1 कैसे प्रिपेयर किया, पेपर 2 कैसे प्रिपेयर किया, और स्ट्रैटेजी क्या आपने फॉलो की? पेपर 1 के लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी और पेपर 2 के लिए मैंने कविता नूनिया मैम से पहले स्टार्ट किया था और बाद में मैंने भानु सर से पढ़ा था। जी सर। सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी फिर पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करके चलना? कैसे एक दिन में कैसे पढ़ना? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पढ़ें, पेपर 1 कैसे मैनेज करें, पेपर 2 कैसे मैनेज करें। सब पहले मैं ज़्यादातर PYQ देखती थी, फिर मैं उसमें से टॉपिक देखती थी कि किसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से पूछ रहे हैं। तो मैं जब वो देखती थी उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे जाकर टॉपिक सर्च करती थी, तो मुझे जिसका कंटेंट पसंद आता था मैं उससे पढ़ती थी।
और फिर पेपर 2 में भी मैंने ऐसे ही किया था, पीवाईक्यू पहले से ही, मतलब कुछ लोग ये होते हैं कि पेपर से 1 महीने पहले से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने साथ में ही पीवाईक्यू सॉल्व की थी। और मैंने 4 घंटे के आसपास लगभग डेली का था कि फर्स्ट पेपर पढ़ना है, थ्योरी और पीवाईक्यू। मैंने थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों एक साथ की थी, मतलब ऐसा नहीं था कि पीवाईक्यू बाद में करनी है, आज थ्योरी, दोनों एक साथ, जो थ्योरी पढ़ी है उसके साथ में पीवाईक्यू दी थी। और ऐसा ही मैंने सर सेकंड पेपर में किया। हिंदी लिटरेचर की आपने सेम स्ट्रेटजी फॉलो की थी। पीवाईक्यूज के मैंने खुद से किए थे और मैंने 3-4 बार किए थे, 2019 से लेकर के 2023 तक का, जितना भी जून तक का हुआ था। ओके ओके ओके। तो आपने इनके शॉर्ट नोट्स वगैरह सब बनाए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जी के? सर। सर मुझे आदत है, मैं बिना नोट्स के नहीं पढ़ पाती हूँ, जब तक मेरी राइटिंग में मुझे लिखा हुआ नहीं मिलता है मुझे याद नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे थे कोई और उनको नोट्स दे दे, नहीं सर, मैं मतलब मुझे ये है कि जैसे पढ़ते हैं तो उसके पीडीएफ मिलते हैं, लेकिन मैं उनसे भी नहीं पढ़ती हूँ। मैंने आज तक कभी कोई पीडीएफ खोल के नहीं देखा। मैंने हमेशा जो सर बोलते थे वो लिखा है और मेरी बकायदा पूरी मेरी अपनी राइटिंग में है। मुझे सब अपनी कुछ अपने लिखा होना जी चाहिए सर, तभी जी समझ में जाएगा। सर, जी सर, मुझे ये है कि अगर एक शब्द भी है तो वो भी मुझे अपनी राइटिंग में चाहिए। सब कुछ लिखा जी हुआ, और वो सर। एक्चुअली एंड में रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्प होता है। जी सर, आखिरी जैसे में- सर फर्स्ट पेपर के नोट्स दीदी ने भी बनाए थे, तो इन्होंने बहुत बार मुझे बोला कि मेरे बने हुए हैं तो क्यों इसमें इतना वो कर रही हो, इनसे पढ़ लो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे अपनी राइटिंग में चाहिए। ठीक है, तो आपने अपनी राइटिंग के अंदर बनाया, जी अपने सर, प्रॉपर जी उनको सर। रिवाइज किया। जी सर। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक किए थे? सर मैंने 2019 से लेके 2023 तक की। 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर, उनके भी जून शॉर्ट तक नोट्स के। वगैरह सब बनाए जी हुए सर, थे। जी सर। अब पेपर 1 में कोई ऐसा वीक एरिया था जो आपको लगता था? और आपके पेपर 1 में कितने मार्क्स थे? सर मार्क्स मेरे 44 है, 22 क्वेश्चन मेरे 22। ठीक तो थे। आपने जी हिंदी सर। लिटरेचर के अंदर बहुत अच्छा जी स्कोर सर, जी किया है। सर, उसमें मेरे 70 क्वेश्चन ठीक है, तो पेपर 1 के अंदर आपको डिफिकल्ट एरियाज कौन से लगते थे? सर डिफिकल्ट लगते थे, एक तो मुझे हायर एजुकेशन और एक एनवायरनमेंट, तो उनको ओवरकम कैसे किया आपने? सर उसके बस मैंने पीवाईक्यू ही की थी और उसका पीवाईक्यू के साथ जो थोड़ी बहुत थ्योरी थी, एक्सप्लेनेशन था, वही था। उसके लिए मैंने प्रॉपर थ्योरी नहीं देखी थी। ठीक है, ठीक और है। बाकी की और जो बची यूनिट्स थी, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग और आईसीटी वगैरह, इनमें सर मैंने अच्छे से किया था। इनकी बकायदा नोट्स वगैरह बना के सब ऐसे किया। और हिंदी लिटरेचर में आपने 70 प्लस स्कोर किया था, 70 प्लस क्वेश्चंस आपके ठीक थे। जी सर, जी चलो बहुत बढ़िया। ये मतलब काफी कम स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि जो पेपर 1 जिसका कम हो लेकिन पेपर 2 उसको बहुत ही अच्छा हो जाए, एक्सेप्टेबल हो सर जाए। मेरा ना, जब मैंने पिछली साल 19 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया था, तो मेरे एक सीनियर को मैंने मैसेज किया था कि सर मुझे फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि सर मेरी वो फर्स्ट पेपर की प्रॉब्लम लास्ट तक सॉल्व नहीं हो पाई थी। मैं कितना भी पढ़ती थी तब भी मेरे कमी रहते थे, तो मुझे ये था कि मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा ये वीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ही सब्जेक्ट में अच्छा वो कर लिया जाए सर। हिंदी लिटरेचर पे कमांड अच्छी कर जी दी सर, भले सर, पेपर 1 की इतनी जरूरत ना पड़े। जी सर। काफी मुश्किल होती है स्ट्रैटेजी फॉलो करना। हाँ सर, मुश्किल था, लेकिन एक ये था कि हाँ कर सकते, क्योंकि मेरा पेपर 2 इतना अच्छा हो गया था। मैंने बहुत अच्छे से एक एक यूनिट को बहुत अच्छे से, मतलब उसका पूरा सिलेबस मेरे टिप पे था कि कोई पूछता था ये यूनिट कौन सी है, इस यूनिट में कितने वो लगे हैं, तो मुझे सब पता सब था। कुछ आता था। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। सर। आपके लिए क्या रहा, मतलब अगर पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री को शुरुआत से कैसे आपने प्रिपरेशन शुरू किया? पेपर 1 में कुछ मुश्किल एरियाज आपको जो लगते थे, फिर ओवरकम कैसे किया आपने? आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फुली? सर फर्स्ट पेपर तो मैंने मतलब यूट्यूब से ही पढ़ा था और एक बुक ही खरीदी थी, तो उन बुक और यूट्यूब से पढ़ा था। पीवाईक्यूज भी किए थे। कुछ टीचर अच्छे मतलब जो मैंने ढूंढे थे, और टीचर तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने सेम ही फॉलो किए थे, बस नोट्स अपने अपने बनाए थे। पर मेरा तो ये था कि मैं अपने नोट्स बनाती थी और एक आध बार मैं इनकी भी मांग लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वे नोट्स मिल जाए और जल्दी जल्दी हो जाए। आपने इनके नोट्स पढ़े थे? कुछ एक आध टॉपिक, कुछ टॉपिक के पढ़े कुछ थे। बनाए थे हम लोगों ने, उसने भी बनाए थे, मैंने भी बनाए थे। तो जो टॉपिक मैं नहीं बना पाई थी, एक दो मैंने देख लिए थे, क्योंकि फर्स्ट पेपर का क्या था कि मैथ मेरा बहुत वीक है। 10th के बाद तो मेरा मैथ से कोई रहा ही नहीं है वास्ता। तो मेरी क्या था, रीजनिंग ठीक थी, तो जो मेरे ठीक थे उनको मैंने और अच्छे से कर लिया। जैसे हायर एजुकेशन है, वो तो हिस्ट्री से ही रिलेटेड हो जाता है काफ़ी, तो वो सही था। इन्वायरमेंट थोड़ा मतलब मैंने करंट अफेयर वगैरह पढ़ती रहती थी, तो उसका हो गया। आपके कितने स्कोर आया था पेपर 1 में? ज़्यादा अच्छा नहीं है, 27 मार्क्स। 27 डिसेंट कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, अच्छा है। हिस्ट्री में ठीक आ गई मेरी, आपके हिस्ट्री में ज्यादा अच्छा है। 75 थी। ठीक है, तो आपने हिस्ट्री में क्या किया फिर? हिस्ट्री में तो सर मैंने जो आप पढ़ा रहे थे, आप जो पीडीएफ प्रोवाइड कराते थे, मैंने वही पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लिया था, और उसके बाद उसी में से शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे पहले तो ये था कि मैंने 2-3 बार वो पीडीएफ ही सारी पढ़ ली थी, और उसके बाद उनके नोट्स
बनाए थे शॉर्ट नोट्स, इतने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि जो पीडीएफ 7-8 पेज की है वो 2 पेज में आ जाए, समराइज हो जाए पूरा Summarize का हो पूरा, जाए, हाँ। वो एंड में रिवीजन में आपको हाँ, काफी हाँ, हेल्प हाँ। करेगा। तो उसको लास्ट में तो ये था कि 1 मंथ मैंने कुछ नया पढ़ा ही नहीं था, और पीवाई क्यूज तो आपने बहुत डिटेल में कराए थे। आपने उसकी कौन से साल से कहाँ तक किए थे जितने आपने कराए थे 2013 से हाँ, 23 तक? हाँ हाँ, वो मैंने सारे किए थे। ठीक है। बस मैं आपकी क्लास मैंने आपकी सारी की है, बस मैं उनकी हाँ, कमेंट मेरे याद ऑफ है कर क्योंकि देती आप ना थी। वो मुझे फोटो भेजते थे हाँ, पूरा हाँ, आपका 1 2 3 क्वेश्चन हाँ, हाँ, पूरे 200 क्वेश्चंस तक भी कि कितना ठीक हुआ कितना हाँ, गलत हुआ, हाँ, हाँ। वो मेरे याद रहा। मैं आपकी क्लास मैंने आपकी सारी यूट्यूब पे फॉलो की थी, यूट्यूब वाली भी और क्लास वाली भी, पर मैं ना कमेंट ऑफ करके क्लास करती थी क्योंकि उसमें फिर वो ध्यान चला जाता था चैट में, Answers दिख रहे हैं। आंसर्स भी दिख रहे हैं और चैट भी हो जाती थी उसमें, कभी कभी कोई कुछ लिख रहा है तो मैं थोड़ा दूर रख के और फिर करती थी ऐसे मतलब ऐसे देना कि जैसे आप एग्जामिनेशन के हाँ, लिए अटेम्प्ट दे एग्जामिनेशन, रहे हो। हाँ, बहुत जहाँ बढ़िया। मुझे लगता था कि लिखना है तो मैं उसको लिख भी लेती थी। अभी आप वीकेंड पे आप टेस्ट कराते थे ना, तो वो तो मैं हमेशा ही लाइव ही करती थी। एक आध बार क्लासेस है कि छूट जाए तो बाद में हो जाए, पर टेस्ट जितने आपने कराए मैंने सारे लाइव ही किए थे। ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक पे भी था ना वो टेस्ट देने का, तो वो Mock भी test, मैंने हाँ, मॉक previous टेस्ट, year हाँ mock test वगैरह, हाँ, हाँ। वो मैंने सारे किए थे। ठीक है। पहले तो सर जब मैंने शुरू किए थे तब तो मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे कि ऐसे 50 तक ही जाता था, फिर धीरे धीरे करके वो हो गया। आपका लास्ट टाइम मुझे याद है एक क्वेश्चन से आपका जेआरएफ मिस हुआ था। मेरा लास्ट टाइम एक क्वेश्चन से, तो यही था। तब तो सब कह रहे थे कि हो जाएगा क्योंकि तब 85 ही जाता था जनरल का, 85 86, तो मेरा 88 हो रहा था, लेकिन जेआरएफ पता नहीं शायद ज्यादा चला गया एक होगा। क्वेश्चन से मिस हो गया, इस बार हो गया। हाँ, इस बार हो गया। सो आपको तो हिस्ट्री में ऑलरेडी ऑब्वियसली शुरू से इंटरेस्ट था, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के अंदर, तो आपको कुछ ऐसा बोरिंग एरिया नहीं लगा कभी? सर मुझे ना अभी जो सबको इजी सा लगता है ना वो मुझे सबसे बोरिंग लगता है, तो सब भी तो ये मुझे मॉडर्न थोड़ा नहीं आता। Modern boring हाँ, लगता है। मिडिवल तो मेरा फेवरेट है, हाँ। और एंशिएंट भी मुझे सही लगता है। मैंने पूरी उपेंद्र सिंह पढ़ रखी है पूरी पढ़ रखी है। 2-3 बार, लेकिन मेरे साथ मॉडर्न में दिक्कत है। अगर मैं पढ़ भी लूँ, मैंने शेखर बंदोपाध्याय की किताब भी पढ़ने की कोशिश की है, मेरे पास रखी है, पर मैं एक बार में उसके 4-5 पेज से ज़्यादा तो मैं बोर हो जाती हूँ, फिर मैं नहीं पढ़ती उसको। पेपर 1 और पेपर 2 को आप बैलेंस करके कैसे चलते थे? जैसे उन्होंने बताया वो 4 घंटा पेपर 1 को शुरू में रोज देते थे, रोज आप देते थे 4 जी घंटा? सर, 4 घंटे पेपर 1 के लिए और 6 घंटे लगभग पेपर 2 के लिए। 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। यस सर। आपने कैसे मैनेज किया? सर मेरा था कि हिस्ट्री का ना सिलेबस बहुत है, मतलब काफी वास्ट सिलेबस है। वास्ट सिलेबस है, तो पहले उसी में ही 3 हो जाते थे, तो मैंने तो अपने स्लॉट बनाए थे कि 2.5 तो 2.5 एंशिएंट का, मतलब 2.5 एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और फिर 2.5 फर्स्ट पेपर। पेपर 1। हाँ। ओके, आपका भी 10 आवर फिक्स था कि पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, पर हम लोगों ने लाइब्रेरी ज्वाइन हाँ कर सर, रखी थी, दोनों Okay. साथ जाते साथ जाते। ओके ओके, आप दिल्ली में रह के दिल्ली में लाइब्रेरी में जाते थे, फिर वहाँ पे पढ़ते थे जाके। ठीक है ठीक है, तो इस तरीके से आप 10 घंटा रोज रेगुलरली पढ़ते कि हम सब सिस्टर्स ही रूम पे रहते हैं, तो रूम तो फैमिली ही है हमारा। हाँ। कि वही तो- बस ये है कि मम्मी नहीं डांट रही है और पापा नहीं डांट रहे हैं, बाकी का एकदम फैमिली ही है। तो इस वजह से आप लाइब्रेरी जाके हाँ, पढ़ते थे। क्योंकि हम लोग रूम पे तो बस बातें ही बातें करते हैं करते कि तो कुछ नहीं हो सकता, तो आप दूसरे ने एक दूसरे को भी मोटिवेट किया? कभी कोई ऐसा मोमेंट आया हो कि थोड़ा सा डीमोटिवेशन लगने लग गया वो हो? बहुत ऐसा हाँ, होता है, बहुत बार होता बहुत है। बार। बताइए हम उसके लोग बारे में। बीच में लगता है कि शायद अब नहीं होगा, तो सब दीदी बोलती थी कि हो जाएगा, मैं बोलती थी दीदी पता नहीं कैसे होगा, फर्स्ट पेपर में ये है, सेकंड में ये है, ये छूट रहा है। एग्जाम के टाइम पर भी सर ऐसा होता ही है कि कितना भी पढ़ लेते हैं तब भी लगता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो सर दीदी और फिर मम्मी पापा भी फ़ोन करते थे, तो उनको बोलते थे कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं होगा तो घर आ जाना, जैसे सर बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा इस बार नहीं होगा अगली बार होगा, लेकिन खुद में लगता था कि मतलब हो, आपकी एज लिमिट है उसमें कि इतने तक दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते ना कि 30 तक ही 36 पहुंचना तक है। 36 तक तो नहीं दे सकते, नहीं दे जी सकते सर, हाँ। जी सर। तो उसके लिए सर एक था कि इस बार मैंने सोच लिया था कि लास्ट ही मान के मुझे चलना है, क्योंकि मैंने घर वाले बोलते थे कि बीएड कर लो, एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन सर मैंने नहीं की थी क्योंकि मेरा मास्टर 2022 में हो गया था। तो मेरे ये जो दो साल ये थे, तो उसकी वजह से सर घर वाले बोलते थे कि ये 2 साल पूरे वेस्ट हो जाएंगे, तो कर लो, एक बैकअप रहेगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर एक बार दिमाग में आ गया कि एक और बैकअप है तो हमें लगेगा थोड़ा ढील पड़ जाएगी। तो मुझे ये था कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, एक यही ऑप्शन है। मुझे जी, सर। लिटरेचर के अंदर ही निकालना जी है सर, और तो मुझे ये था कि मुझे यही निकालना है, नेट जेआरएफ ही निकालना है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप कभी भी डीमोटिवेट होते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते जी थे? सर, जी सर। सर फैमिली सर सभी बोलते हैं, और हम लोग तो है ही सर, मतलब फैमिली बहुत अच्छी है सर। वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि तुम लड़की हो तो तुम्हें अब पढ़ना नहीं है। मतलब अगर रिश्तेदारों ने भी ताने मारे या आसपास के लोगों ने भी, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि अब मत पढ़ो। पापा बोलते थे ठीक है कोई बात नहीं, सबका वो है कहने का, तो कोई बात नहीं तुम लोग पढ़ो।
आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले अपने पेरेंट्स की स्टोरी बताई थी कि तबीयत काफी खराब थी उनकी, हाँ, और आपको हाँ। गैप भी लेना पड़ा था, तो जी थोड़ा सर। उसके बारे में भी बताइए। उसका असर ये था कि उनको क्या था कि उनका ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद क्या था कि जैसे एक इलियोस्टमी हुई थी उनकी, तो उसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती छोटी है आंत उसको जो थोड़ा होती है। बाहर कर दिया जाता है उस टाइम को, और प्रोसेस उसका नॉर्मल रहता है 2 से 3 महीने का। पर मेरे पापा के साथ क्या हुआ था कि उनको सेप्टिसीमिया हो गया था, तो वो थोड़ा क्रिटिकल केस हो गया था, तो उनको तो मतलब 6-7 महीने लगे थे उसी सेम फेज में। उसमें तो ये कि इंसान को उठना बैठना है नहीं, लेटे रहना है, तो था। तो मेरे साथ क्या था कि उस टाइम पे मुझे लगा था कि सब डॉक्टर्स ने एक तरह को बोल दिया था कि अभी मतलब चल रहा है, हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, पर कुछ कह नहीं सकते। तो उसमें यही था, उस टाइम मुझे लगता था कि अब लाइफ जो है ना यहीं पे ख़त्म सी हो रही है, क्योंकि कोई पापा के अलावा कोई ऐसे अर्निंग सोर्स भी नहीं है, हम लोग सब पढ़ ही रहे हैं। तो उस समय लगा था कि पता नहीं क्या होगा, मुझे लगा था कि मेरी स्टडी तो मतलब ख़त्म ही हो गई है यहाँ पे। मैं अपना सब हम लोग तो एक दफ़ा को सामान पैक करके भी घर चले गए थे कि भाई अब घर ही रहना है, अब नहीं आना है वापस। तो फिर उस टाइम पे मैंने क्या किया था, पर मुझे ये था कि एकदम नॉर्मल ही नहीं रहना है, ऐसे कि भाई इतना पढ़े हैं। तो फिर मैंने क्या किया था कि उस टाइम पे ही मेरी 2021 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने फिर वहीं लोकल ही बीएड का फॉर्म भर दिया था। मैंने कहा कम से कम कुछ तो रहेगा मेरे पास, कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, इससे बेहतर है कि कुछ रहेगा। तो इसी तरह मेरी साथ में बीएड चली, क्योंकि उस टाइम सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा था, तो ये भी नहीं था कि आपको डेली कॉलेज जाना है। इवन मैंने जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सेमेस्टर एग्जाम दिए थे वो हॉस्पिटल से दिए थे, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम हो रहा था, और अगर वो नहीं होता वो तो मेरी शायद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हो पाती इस टाइम, क्योंकि मैं उनको छोड़ के आ नहीं सकती थी दिल्ली पेपर लिखने। तो इस वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल में ही मैंने अपने एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद दूसरे सेमेस्टर तक तो घर पे थे हम लोग, तो घर ही कुछ टाइम, फिर उसके बाद दोबारा एडमिट हुए थे वो दूसरे ऑपरेशन के लिए। तो यही सब रहा था, पर ये था कि ठीक है अब चल रहा है सब कुछ। तो जब आपके पापा रिकवर हो गए तो उन्होंने आपको फुली सपोर्ट किया कि आप चलिए वापस ठीक कीजिए? होने के 2-3 महीने बाद ही, जैसे उनका अगस्त में दूसरा ऑपरेशन हुआ था, और उन्होंने नवंबर में हम लोगों को बोल दिया था कि अब तुम लोग जाओ ठीक होने। हालांकि उन पे बहुत ज़्यादा कर्ज वर्ज था, क्योंकि उनका सब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में ही हुआ था, हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया था कि गवर्नमेंट में कराएंगे कुछ भी हो जाए। तो बहुत क्रिटिकल था उनका, वो 1 मंथ लगभग आईसीयू वगैरह में रही थी। पर उन्होंने कहा कि ठीक है ये सब मैनेज हो जाएगा। सबसे पहले वो निकले, उन्होंने अपनी सैलरी पे लोन लिया, सबके पैसे चुकाए जो भी थे। मेरे रिश्तेदारों ने उस टाइम बहुत सपोर्ट किया था, और पापा के फ्रेंड्स ने। तो हमने ऐसे पैसे मांगे थे, 1-1 दिन में 1-1 लाख उधार लगाते थे, और वो ऐसे चले जाते थे कि पता नहीं चलता था कब आए और कब तो वो सब जब ये था कि जब पापा ठीक हो गए तो लोगों का रहता है कि लोगों ने भी फिर अपना वापस मांगना शुरू किया। तो उन पे डबल प्रेशर था कि उनको लोगों को भी पैसे लौटाने हैं, हम लोगों को भी इधर दिल्ली में रहने के पैसे भेजने हैं। पर उन्होंने हमसे नहीं कहा कि तुम मत पढ़ो, उन्होंने कहा तुम जाओ, आप चाहिए वहां से कंटिन्यू कीजिए जहां से आपने छोड़ा था। जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करूँ। उनका थोड़ा था, वो चाहते थे मुझसे शुरू से कि मैं सिविल की प्रिपरेशन करूँ, पर शायद मैंने उन्हें थोड़ा इस मामले में डिसअपॉइंट कर दिया। नहीं, डिसअपॉइंट कैसे किया? अगर सिविल सर्विस नहीं, नहीं तो हुआ अभी तो तो उन्होंने आपने बोला है ना कि अभी और करने के लिए भी उन्होंने जब फिर मेरा से बोला है। जेआरएफ का रिजल्ट आया था ना, तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही बोला था रिजल्ट की बात कर, अब तुम आराम से 1-2 साल प्रिपरेशन करो सिविल की, फिर से सब करो, क्योंकि तुमने छोड़ दिया है वो इस चक्कर में कि सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो अब तो फिर से शुरू करो वहीं से। बट हमेशा से यूपीएससी थोड़ी ना होता, सब कुछ के फाइनल वही है। आपने देखो जेआरएफ भी निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने पीजीटी भी निकाल लिया। तो ये सर एक्चुअली मेरा था, मैंने 11th क्लास से मेरा सपना था कि मुझे सिविल में ही जाना था। हाँ, मैंने आर्ट्स ली थी, मतलब मुझे मेरे पापा चाहते थे कि मैं साइंस लूँ। उनका ये था सबसे पहला कि मैं साइंस लूँ, और मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना कि आर्ट्स वाले थोड़ा रह जाते हैं, साइंस वाले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि साइंस लेना है। और नवोदय में क्या होता है कि एक जैसे वहाँ पे उतनी लिमिटेड सीटें होती हैं, तो मेरा आ भी रहा था साइंस में। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर के जो होते हैं टॉप के 40 उनको साइंस दी जाती है, और बाकी की बची हुई 40 आर्ट्स में चली जाती हैं। तो मेरा उसमें था साइंस की लिस्ट में नाम। और जब उन्होंने पता चला कि मेरा साइंस में नाम है और मैं फिर भी आर्ट्स वालों में जा रही हूँ, तो मुझे याद है 10th के बाद 1-2 दिन तो मेरे घर पे रहा था कि नहीं साइंस लेनी है, बाद में तुम आर्ट्स में आ सकती हो, लेकिन अगर अभी आर्ट्स ले लोगी तो ऑप्शन नहीं होगा। और मैं एक दिन रोई थी। मेरे पापा का ये रहता है कि आप उनके सामने रो मत, अगर आप रो गए और वो वहीं पे ठीक पिघल है, जाएंगे कि भाई ठीक है, ले लो। हाँ। तो मुझे याद है मैं एक ही दिन रोई थी बस। मैं कहा नहीं मुझे आर्ट्स ही लेनी है, मुझे सिविल की ही प्रिपरेशन करनी है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं मान रही हो तो चलो।
तो वहाँ फॉर्म भरने जाना तो तुम्हें भर के आनी है। फाइनली अपने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर दिया, अपने पापा का नाम आपने रोशन कर दिया है, जेआरएफ भी निकाल के और साथ में आपने एमआरएस पीजीटी भी निकाल के, हाँ उस दिन तो कुछ नहीं। और होपफुली आप अब यूपीएससी भी निकालोगे तो और और आपका ये नाम सर रोशन पहले होगा। इसी में देख रहे हैं कि थोड़ा पीएचडी में और इनरोल हो जाए, उसके बाद ही ट्राई करेंगे। उसके बाद ही आपको ट्राई करना है, लेकिन करना जरूर है। करना है सर, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि सर वो किसी और का नहीं है ना, वो मेरा ही है अपना। अगर मुझे कभी कभी लगता है अगर मैं नहीं ठीक कर पाई तो मुझे ये नहीं लगेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। जब तक मेरे पास अटेम्प्ट है, एज है, मैं करूंगी उसके। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों सिस्टर्स हैं एंड फैमिली कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी एक टाइम पीरियड में, लेकिन बाउंस बैक किया और दोनों ने एक साथ ही जेआरएफ निकाल लिया। तो आपके लिए भी एक लर्निंग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फैमिली कंडीशन थोड़ी ख़राब है, सिचुएशन थोड़ी ख़राब है तो थोड़ा हार जाए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लगे रहना है। एंड आपके साथ भी यही होगा जैसे इनके साथ हुआ, सक्सेसफुली क्रैक करोगे आप एग्जामिनेशन। अभी आप मुझे बताइए कि जो कोई नया एस्पिरेंट है उसको आप क्या गाइड करना चाहोगे कि आपको हिंदी लिटरेचर पेपर उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, आपको हिस्ट्री और पेपर उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? जैसे अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तब तो अपनी स्टैंडर्ड किताब है, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी। हिस्ट्री की जैसे एंशिएंट भूपेंद्र सिंह हो गई, मिडिवल की सतीश चंद्रा हो गई, मॉडर्न की स्पेक्ट्रम और शेखर बंदोपाध्याय हो गई। आप इसको 2-3 दफ़ा 3-4 दफ़ा पढ़ सकते हैं अगर खुद से कर रही हैं तो, और साथ में पीवाई की। बाकी तो मैं तो आपसे ही पढ़ा था तो मैं तो ये सब किताबें, क्योंकि मैंने ये पहले ही पढ़ ली थी ग्रेजुएशन में और ड्यू में, तो यही सब चलता ही है। तो मैंने तो उसके बाद ये नहीं पढ़ी थी, बस आपके नोट्स पढ़े थे, पीडीएफ का प्रिंट निकलवाया था। क्योंकि आपके नोट्स में क्या है ना, वैसे आप सबको ना 2-3 किताबें पढ़नी होंगी, लेकिन मैंने आपके नोट्स देखे थे, उसमें इग्नू भी है, उसमें स्पेक्ट्रम भी है, उसमें शेखर बंदोपाध्याय भी है। ऐसे मैंने मिडिवल का देखा था कि मुझे याद है मुगल के मैंने आपकी नोट्स पढ़ी थी, रिवेन्यू वाले जो थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ना वो टॉपिक मेरे निकल नहीं रहे थे उससे क्वेश्चंस खुद से, तो मैंने पहले आपका पढ़ा। तो मैंने कहा अगर इसमें आते, और उससे आते बहुत थे क्योंकि उसमें ना टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे उसके, काफ़ी पीवाईक्यूज में थे। तो मैंने फिर वो इग्नू खोला, उसके मेरे पास इग्नू का भी था मटेरियल, तो वो सेम ही था। तो आपके भी नोट्स में सतीश चंद्रा भी था ऊपर और नीचे आपने इग्नू का भी दे रखा था। उसके बाद मैंने फिर कोई किताब नहीं पढ़ी। मैंने कहा सर ने सब मिक्स ही कर रखे हैं, जब एक ही जगह है तो जरूरत ही नहीं है। उसके बाद फिर नहीं खोली मैंने कोई किताब, फिर मैंने बस उसी के ही और शॉर्ट नोट्स बनाए कि भाई हाँ कि ये जो पीडीएफ है ये कम से कम पेज में हो जाए। सेंड में रिवीजन में अच्छे से। हाँ मैंने पीवाईक्यूज के भी नोट्स बनाए थे जो आपने यूट्यूब पे पढ़ाया था ना, क्योंकि आप ऑप्शंस भी बताते थे, जो जैसे एक के 4 ऑप्शन है कि ये है ये, तो वो तो सही है कि आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये था। ठीक है। आप क्या बताना चाहोगे पेपर 1 एंड हिंदी लिटरेचर के लिए जो नए स्टूडेंट है? सब पेपर 1 के लिए मैंने तो जो फॉलो किया था वो पीवाईक्यू और थ्योरीज था। तो मुझे लगता है अगर पीवाईक्यू नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिमोटिवेट हो जाए कि हमसे तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सर जब मैंने किए थे तो मुझे भी नहीं आते थे और मेरा पेपर 1 थोड़ा वीक था सर, मैंने बताया आपको। तो सर ऐसा नहीं करना है। और हिंदी लिटरेचर के लिए सर यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप सेल्फ करती है तो, और अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो सर बुक का ये होता है कि बहुत लेंदी होती हैं, तो जो टीचर समझाता है तो एक बार वो कहते हैं सर सुन के और देख के दोनों से करती है तो वो याद रह जाती हैं चीज़ें। तो सर मैंने वैसे ही किया था, लेकिन मैंने पीवाईक्यू खुद से की थी। और पीवाईक्यू में जब नहीं आए तो मैं कभी ऐसा, मुझे अगर नहीं आते थे तो मैं कभी ये नहीं होती थी कि मुझे नहीं आ रहा है तो मुझसे नहीं होगा। मैंने हमेशा सोचा कि हाँ ये नहीं आ रहा है तो उसको नोट कर लिया, फिर उसको आगे जब वो आया और फिर उसके बाद भी अगर वो नहीं आ रहा था तो उसको दोबारा से रिवाइज कर लिया। मेन चीज है कि सीखना है क्वेश्चन। हाँ सर फर्स्ट पेपर ना सबको ही टफ लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि अपना सब्जेक्ट तो हम ग्रेजुएशन प्रोसिक्यूशन में पढ़ के आई होती है। फर्स्ट पेपर में बहुत कुछ नया है, सब कुछ ही नया है। रिसर्च हमने कभी देखी, हमारी की रिसर्च हम तो सीधा सुन ही लेते हैं, रिसर्च होती है भाई उसके अंदर क्या है। उसकी फर्स्ट पेपर की जो लैंग्वेज थी वो भी थोड़ा दिक्कत करती है। अभी तो सर बहुत ही अलग सा आ रहा है कि अब पहले तो फिर भी सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी जो हाल ही में पेपर्स आ रहे हैं ना उसमें तो एप्लीकेशन बेस्ड है, तो उसके लिए तो अभी सिलेबस भी चेंज होगा तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ तो अभी तो चेंज ही है काफी, आईसीटी में कोई स्क्रीन मैनेज करना थोड़ा दिक्कत करता है पेपर के टाइम। वो कैसे किया आपने, मतलब स्क्रीन मैनेज की भी तो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है और आप मोस्टली पढ़ते हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मतलब किताबें लेके पढ़ रहे हो, तो सीबीटी टेस्ट है, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपने कैसे मैनेज किया? सर अगर कुछ लोगों के पास लैपटॉप होता है तो वो पहले से उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैंने लैपटॉप से नहीं किया, मैंने फोन पे देती थी और सर टाइमर लगा के देती थी सर। ओके जी सर। तो आपने भी सेम स्ट्रेटजी? नहीं सर मेरे पास मैं तो लैपटॉप से किया था। मैंने क्या किया था कि जो टेक्स्ट बुक के जो मॉक थे ना वो मैंने उसमें कर रखे थे,
लैपटॉप में। तो मैं तो उसको लेके बैठती थी, मैं मतलब पेपर से पहले मैंने 4-5 लगाए थे पूरे 3-3 घंटे बैठ के। तो लेकिन हाँ ये है कि जितना आप लास्ट में मॉक में स्कोर कर रही हैं, अगर आप अच्छा मॉक लगा रही हैं तो उसी के आसपास आपका स्कोर रहता है। क्योंकि मैं पेपर दे रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरा जब पहले कम था तो कम आता था, अभी मेरे मॉक में अच्छे आ रहे थे तो वही मेरे इसमें भी सही आ गए। लेकिन आप फर्स्ट पेपर में मेरे मॉक में ज़्यादा आ जाते थे, उसमें कम हो गए। पर आपको एक हेल्प मिली होगी कि आपने काफी, रेगुलरली आप प्रैक्टिस कर हाँ, रहे हो, सर। टाइम मैनेज हो पा रहा है जी आराम सर से। सर चलो। सर अगर पहले से जैसे क्वेश्चन करके जाते हैं तो उसमें जब वो लैंग्वेज होती है जो फर्स्ट पेपर की, उसमें भी हेल्प मिलती है। क्योंकि एकदम से अगर उस पे जाके ही देखेंगे हम उस पे कंप्यूटर पे देखेंगे जाके तो थोड़ा दिक्कत होगी हमें कि ये क्वेश्चन ये लैंग्वेज कहाँ की है, हिंदी इंग्लिश करो सर उसमें भी टाइम जाता है। तो सर उस चीज़ को लेके भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और सर हिस्ट्री में तो मेरे साथ हिंदी इंग्लिश वाला बहुत हुआ था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन सारी हिंदी मीडियम की है। और जैसे अभी इस बार जो क्वेश्चन आया था ना, जो सीता और चूड़ामणि वाला था, वो सर हिंदी में बिल्कुल ठीक हाँ, क्वेश्चन वो था। ठीक था, बिल्कुल हाँ ठीक मैंने था। आपको सेंड भी किया हाँ। था, लेकिन वो इंग्लिश में गलत था क्वेश्चन। हाँ। तो ये हिंदी, क्योंकि वो कह रहे थे कि इंग्लिश वाला ही प्रेफर करेंगे तो इसलिए वो ड्रॉप हो गया था बाद में। और ऐसा ना हिंदी वालों के साथ बहुत क्वेश्चंस में होता है कि उनको जा के बार बार ना इंग्लिश का चेक करना ही पड़ता है, तो वो अपना मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। खासकर हिंदी वालों को तो है ही, इंग्लिश वालों को तो ये है कि इनको अगर उनको खाली इंग्लिश देखना है, लेकिन आपको हाँ। इंग्लिश भी देखना है। हिंदी भी देखना है। हाँ। मैंने ये जो हुआ था ना, एनटीए नहीं कराया था, टीएसडी वाला एंट्रेंस, वो भी मैंने दिया था। उसके तो उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थी, तो उसमें क्या था, उसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट में बहुत इशू हुआ था। वो तो क्रैक हो भी गया था, लेकिन उसमें दिक्कत बहुत हुई थी मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा आता है। पहले मैंने हिंदी में बहुत बड़ी लाइन पढ़ ली, फिर मुझे वापस जाके वो इंग्लिश में बहुत बड़ी लाइन पढ़नी हाँ, है। ये प्रॉब्लम है, इनकी को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको काफी प्रॉब्लम आ वो रही है इस ना चीज़ में। एक्चुअली वो गूगल ट्रांसलेट कर रही हैं, वो सेंटेंस भी सही फ्रेम नहीं कर रही हैं। अब वो सेंटेंस अब आपको कुछ भी इधर उधर दिया है, तो वो तो जाके देखना ही होगा कि भाई टू की जगह आप का लिख रहे हो या क्या लिख रहे हो, तो वो उस चक्कर में वो देखने ही पड़ते हैं। ये तो बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मुझे बात करके, आपकी पूरी स्टोरी जान के बहुत अच्छा लगा। चैलेंजेस भी थे एंड किस तरीके से आप मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए, क्रैक किया आपने एग्जामिनेशन, बहुत अच्छा लगा पूरी स्टोरी जान के। थैंक यू वेरी मच टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग तो आने के लिए, अपना टाइम डेडिकेट करने के लिए। होपफुली आप आगे जाके पीएचडी परस्यू करोगे जी एंड सर मैंने इंटरव्यू दिया है अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में। होपफुली वो हो जाएगा आपका। आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, आप अभी एमआरएस पीजीटी में जाओगे और फिर उसके बाद आप वापस जीआरएफ पे आओगे। आखिरी में जो मेरा क्वेश्चन है बस यही है कि आप किसको थैंक यू बोलना चाहोगे एंड में जाके? सर मैं अपने मम्मी पापा को और मेरे कुछ 1-2 दोस्त थे जो स्कूल टाइम से मेरे साथ थे और 1-2 मेरे सीनियर थे उनके लिए, और स्पेशली मेरे मम्मी पापा के लिए थैंक यू सर। उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि और लोग जो अपनी लड़कियों के साथ बिहेव करते हैं उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। तो सर मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, मैंने दिल्ली के भी मेरे फ्रेंड्स थे, तो हम लोग सोचते हैं कि बड़ी जगह के लोग हैं तो शायद लड़कियों के लिए नहीं रोक टोक करेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ भी होता था। वो कॉलेज में आते थे तो बताते थे कि घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, कब तक पढ़ाएंगे, कितना पैसा देंगे, शादी भी करनी है, तो उन्होंने वो हम लोगों के साथ कभी नहीं किया। फुल सपोर्ट एकदम। यस सर। और सर भाई उसके लिए भी, उसने भी बहुत सपोर्ट किया था। वो सर जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो 12 से 14 घंटे डेली पढ़ता है, तो उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं भी सोचती थी ये पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, एक मतलब खुद में लगता था। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना तो मैं 6-7 घंटे पढ़ती थी, फिर मैंने उसको देख देख के धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ाई थी। आपस में तो आपकी काफी मोटिवेशन मिला आपको, यस आपको इनिशियली अपने भाई से भी। यस सर, यस सर। ऐसा था ना सर, क्योंकि अब हम लोगों का क्या है कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे एक मतलब ये है कि अगर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब भी है तब भी आप वेल सेटल्ड ही माने जाएंगे। लेकिन हम लोग का ये था कि गवर्नमेंट जॉब तो ले लेंगे, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये था कि थोड़ा अच्छा कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये था। तो उसमें सर ऐसा है ना कि जब आप शुरू करते हैं ना तो शुरू में दिक्कत आती है। अगर आप सही उसमें डायरेक्शन में जा रहे होते हो तो आपको हेल्प भी मिलती है। जैसे मेरे तो कुछ कॉलेज के टीचर्स भी हैं, मैं अभी भी उनसे जुड़ी हुई हूँ, वो अभी तक वो मोटिवेट करते रहते हैं। कभी उनसे बात हो कि ठीक है आप तो अच्छे थे पढ़ने में, या स्कूल तक गए कि आप बस ठीक है कठिन समय है लेकिन निकल जाता है। और मुझे लगता है ना सबको इतना टाइम लगता ही लगता है, ऐसा नहीं है कि लोग जो प्रेशर बनाते हैं खासकर लड़कियों पे कि आप, मैंने देखा है मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स की उनकी शादी हुई है बहुत सक्सेसफुल लोगों से, उनके बीच में एज गैप है। आप लड़का हो या आप लड़की हो, आपको एक एज लगेगी सक्सेस होने के लिए। तो लोग लड़कियों से उम्मीद करते हैं कि वो पहले सक्सेस हो जाए, कोई रिजर्वेशन थोड़ी ना मिल रहा है, जनरल में ही काउंट हो रहे हैं हम भी। तो ऐसा है तो ये तो मैं सबसे ही कहना चाहूँगी कि टाइम दें, टाइम देना जरूरी है टाइम काफी। बहुत,
क्योंकि हाँ, आप लड़कों को टाइम दे रहे हो तो लड़कियों को लड़कियों टाइम को भी दो। दो, लड़कियों को थोड़ी ना है कि भाई हाँ हम लड़कियों के लिए हम दहेज के पैसे बचा रहे हैं और लड़कों के लिए हम पढ़ने के पैसे बचा रहे हैं। तो अब आप पढ़ लिख लेंगे तो दहेज का भी क्या है, अगला सामने वाला देखेगा कि दहेज तो उनको मिल ही जाएगा, किस्तों में मिल जाएगा, सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल जाएगी, उससे ज्यादा मिल जाएगा जैसे ज्यादा actually। मिल जाएगा। सर लड़कों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उनकी जॉब लग जाएगी तो लड़की से शादी होगी तो दहेज मिलेगा, और लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि कि उनकी दहेज शादी देना होगी पड़ेगा। तो उन्हें दहेज देना पड़ेगा। पड़ेगा। तो ये चीज नहीं होनी लेकिन वो ये चाहिए। नहीं समझ रहे कि अगर लड़की को पढ़ा दिया तो वो नहीं देना पड़ेगा। हाँ, तो जी हमारी सर, पढ़ाई जी में सर, खर्च जी भी सर। नहीं हुआ है जितने से ज्यादा मेरी फ्रेंड्स की शादी में दहेज दिया गया है। मेरी एक फ्रेंड है, उनके शायद किसी वो मेरी बात हुई थी, उनकी किसी पीसीएस ऑफिसर से शादी हुई है, तो 40 लाख का दहेज। मतलब मैं बचपन से आज तक मेरी पढ़ाई पे खर्च नहीं हुआ, हम सबकी कंबाइन खर्च नहीं हुआ है। कोई नहीं, आप अभी उनसे ज्यादा कमा दोगे जितना उन्होंने दहेज दिया। आप दोनों मिलके आप अकेले ही कमा दोगे। करने का तो सर देखा जाएगा, पर ये है कि ये तो मैं सबसे ही कहना चाहूंगी कि पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं। बेसिकली मेरा यही है कि सर दहेज देने से अच्छा है कि उनको पढ़ाया जाए। फिर आप दहेज देते हो तो आप अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, और जो लड़के वाले होते हैं वो अपनी लड़कों को पढ़ाते हैं तो वो सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई का पैसा निकल आए। तो जब जो लड़की वाले होते हैं वो दहेज देते हैं तो वो ये भी दिखाते हैं कि हमने इतना दहेज दिया है। तो सर मैं चाहती हूँ कि सबको इक्वल रखा जाए और दोनों लोगों को पढ़ाया जाए। बहुत बढ़िया। जी सर। तो आपने वो मोटिवेशन सेट कर दिया है। आई होप जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है, अगर देख रहे हो तो उन्होंने देखो, हमारे पास 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए, उन्होंने आपको इंस्पायर कर दिया, मोटिवेट कर दिया कि आप खुद ही इतने सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाइए कि ये सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ जाइए। जैसे कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं दोनों के दोनों स्टूडेंट्स। सर मेरे तो अगर कभी कुछ ऐसी बात भी होती है तो मेरा तो रहता है कि भाई मैं क्यों दहेज दूंगी। मेरे कॉलेज में एक किस्सा था कि मतलब सब फ्रेंड सर्कल में बैठे थे, तो कुछ लोग का MPSC था वहाँ, तो वो कह रहे थे कि मैं IAS बन जाऊँगा तो मैं 1 करोड़ का दहेज लूँगा। तो मैं एक दफ़ा मैंने भी बोल दिया कि अगर मैं बन गई तो फिर मैं भी ले लूँगी 1 करोड़ का दहेज। तो सब हंस रहे थे कि ऐसे तुम तो लड़की हो गई ये बात बोल रही हो। मैंने कहा जब तुम्हारी पोस्टिंग होगी, मतलब तुम एक पोस्ट पे हो उसमें मैं होंगी, तो लड़की हूँ तो मुझे फिर भी देना ही होगा क्या दहेज। तो मतलब जैसे आप सर आपने तो ड्यू में पढ़ाया ही है, आप तो वहाँ का कल्चर देखते हो, वहाँ पे डिस्कशन होते हैं ये कॉमन। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। तो मेरी तो एक नमिता मैम थी ड्यू में, मैं हमेशा उनसे इंस्पायर रही हूँ। वो मतलब एकदम मुझे लगता था कि भाई ये आयरन लेडी है, उनको जो बोलना है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास में बोलना है। तो मैं उनसे तो मैं बहुत इंस्पायर रही हूँ एकदम कि भैया वो JNU से पढ़ी हुई थी पर और ड्यू में पढ़ा रही थी उस टाइम, राजधानी कॉलेज में अभी भी पढ़ा रही हैं। तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो और जो बोल रहे हैं बिल्कुल, वो हाँ, बिल्कुल। आप अपना मेहनत करते रहो और डरना किसी से है नहीं अगर आप सही बात बोल रहे हो तो। क्योंकि वो मतलब एकदम उनको जो है कि जो गलत है वो ये भी नहीं सोचती थी कि वो किनसे बोल रही है गलत है, और अगर आप गलत है तो आप गलत हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल जैसे आपने अपने व्यू पॉइंट जो भी जी सर। टॉपिक एकदम चढ़ा आपने रखे, बिल्कुल ऐसे आपको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने चाहिए। सो तो इसके लिए तो मैं उनकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी कि मैंने उनसे ये चीज़ सीखी। क्योंकि मैं जब तक नवोदय में थी ना एकदम कम बोलने वाली, एकदम चुप रहने, मतलब थोड़ा ऐसे था कि ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं था। फिर मैंने उनको देख के सीखा कि हाँ समाज को बदलना हाँ, पड़ेगा, ऐसे ही बदलना बदलना पड़ेगा पड़ेगा, आपको। सबसे पहला कदम आप हम ही लोगों को उठाना किसी पड़ेगा। ना किसी को तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे 2 स्टूडेंट से बात करके। हमने चर्चा की, सामाजिक इश्यूज पे भी चर्चा की, सोशल इश्यूज पे चर्चा की, उसके साथ साथ सर हमने ये पढ़ाई के हमारे ऊपर घर पे चर्चा की। होती है इसलिए हम कर रहे हैं, मतलब फैमिली वो सब है तो इसीलिए सर, मतलब पापा भी समझाते हैं कि जहाँ गलत नहीं हो वहाँ किसी से डरना नहीं चाहिए। तो सर इसलिए सर। जी सर। सो देखा आपने 2 स्टूडेंट्स को हमारे साथ, आपने स्ट्रैटेजी जाना उनकी पेपर 1 पेपर 2 की, और कुछ सोशल इश्यूज के बारे में उन्होंने बात की। सो थैंक यू वेरी मच टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। तो थैंक यू सर। मुझे सर जैसे कि ये था कि आपसे भी मिलना था, आपने कहा था ना हाँ। मुझे ना जाना भी था वापस, इसीलिए मैंने आपको खुद ही मैसेज किया था। मेरे को शायद आपको पोस्टपोन हो गया तो मुझे ना फिर DV के लिए जाना है, तो फिर मैं आ भी नहीं पाऊंगी दिल्ली। तो फिर मैंने खुद ही मैसेज किया, मैं कहा मैं सर से तो मिल के जाऊंगी। मेरे सर कब बुला रहे हैं फिर आप। चलो बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से मिलकर, आप दोनों से बातचीत करके, एंड होपफुली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो UGC नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आपसे इंस्पायर होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।